नंबर 6, क्या पॉलक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कोई मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? तो हम आपको ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात को सच साबित करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देगी कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, 1957 में एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का रहता है। 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें। अपने बच्चों की मौत से पॉलक फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद इनके घर में 2 बच्चों को जन्म हुआ। पॉलक फैमिली एक्सीडेंट में अपने बच्चों को खोने के बाद इन लड़कियों के जन्म से बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब यह लड़कियां 4 साल की हुई तो वह अपने 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी, जो पॉलक फैमिली की उन मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उस स्कूल की बातें कर रही थी जहाँ वो गई ही नहीं, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी। इसके अलावा उस जगह बहनों को कार और रोड से डर लगता था। जब पॉलक फैमिली ने उन मरी हुई बेटियों के खिलौने उन्हें दिए तो उन खिलौनों से वैसे ही खेल रही थी जैसे वह पहले खेला करती थी। और यह शक यकीन में तब बदल गया जब उनकी बेटी ने अपनी दूसरी बहन की गोद में सर रखा हुआ था। दूसरी बहन बोल रही थी, देखो तुम्हारी आंख से खून आ रहा है, और यही तुम्हारी आंख से खून आ रहा है। इसके बाद पॉलक फैमिली को विश्वास हो गया कि यह उनकी मरी हुई बेटियां ही है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की यह घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि उनका जन्म उसी घर और उन्हीं पिता से हुआ था। नंबर 5, द श्राउड ऑफ टुरिन। एक 14 फीट लंबा लेनिन का कपड़ा, लेकिन इस कपड़े में बहुत कुछ खास है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल 14 फीट लंबे कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान है जैसे यीशु मसीह की डेथ के पहले उनके शरीर पर लगे हुए थे। एक कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तब उन्हें इसी कपड़े पर लगाया गया था, तब से यह निशान इस कपड़े पर मौजूद है। इस कपड़े को पहली बार 1354 में एक मशहूर योद्धा नाइट जोफ्री दी चार्नी के पास देखा गया था। उसके बाद इस कपड़े को 1578 में टुरिन कैथेड्रल चर्च में रखा गया था, तभी से इसे द श्राउड ऑफ टुरिन कहते हैं। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक है कि जब रोमन्स ने जीसस को क्रूसिफाई किया तब जब जीसस की डेथ के बाद उन्हें पूरी रीति रिवाज के साथ एक लेनिन के कपड़े के साथ दफना दिया था। लेकिन इस घटना की सबसे हैरानी की बात यह थी कि जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे की निरीक्षण किया गया तो उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ वो लेनिन का कपड़ा मौजूद था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसलिए यह माना जाता है कि यह श्राउड ऑफ टुरिन वही लेनिन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च में यह पता चला कि उस कपड़े पर कुछ लैटिन के और ग्रीस भाषा में वो कुछ वर्ड लिखे हुए थे, जिससे पक्का हो गया था कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तो पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था। तब से यह श्राउड ऑफ टुरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सोडा चिल्ड्रंस कहाँ है? सोडा फैमिली की मिस्ट्री 1954 में क्रिसमस की पहली रात को शुरू हुई थी। सोडा फैमिली यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन पेटेबेले में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज, सोडा और जेनिफर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सोडा फैमिली अपने घर में आग लगने का एहसास हुआ तब तो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को पूरी तरह से आग की लपेटों ने घेर लिया था। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी और उन्हें वो नहीं मिल रही थी। जॉर्ज ने सोचा अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर खिड़की से अपने बच्चों को बचा लेंगे। उनका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और जब जॉर्ज ने आग बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा का सारा पानी बर्फ में जमा मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक चलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह पुलिस सोडा फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या बॉडी या लाश नहीं थी। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया की सभी टेलीफोन लाइंस कटी हुई थी। जानी इन बच्चों की मां से पता चला कि आग लगने के ठीक 1 घंटे पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया था, लेकिन जानी ने उस वक्त उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सोडा फैमिली के बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चला। सोडा फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वह हमेशा नाकामयाब ही हुए। पता नहीं वह बच्चों कहाँ गायब हो गए और उस अनजान आदमी का उनसे कुछ लेना देना था भी या नहीं, या सिर्फ कोइंसिडेंट ही था। ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, टूटनखामुन का खंजर। फरोआ एशियन एसेंट के राजाओं को कहा जाता था और तूतनखामुन पर फरोवंश का आखिरी राजा था। तूतनखामुन की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर हुई थी। तूतनखामुन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया था तो उसकी मम्मी ने गले में एक ताबीज पहना था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही उसकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा खुद सोने का। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्चेस और खंजरों की वजह से पता चला कि ये खंजर लोहे का नहीं, इनमें से किसी मेट्रॉइड के मटेरियल के इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें किसी मेट्रॉइड के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह के निकल इन खंजरों को बनाने में किया गया है वह अर्थ में उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि यह खंजर तूतनखामुन को किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। इसलिए आज तक एक बताना मुश्किल है कि तूतनखामुन का खंजर किसने बनाया होगा और इस खंजर को बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहाँ से मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त को मेट्रॉइड अर्थ पर गिरा हो जिससे खंजर बनाया गया होगा, या उस वक्त भी लोग स्पेस पर जाते हो
कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह खंजर आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, द जोडियक किलर। द जोडियक किलर की मिस्ट्री असल में 20 सितंबर 1968 में शुरू हुई। 20 सितंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को के आइलैंड पर लगभग 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर्स को एक तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनएजर्स का हुआ था जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1959 को टॉरेंट फैलन एंड मार्क मचाओ का हुआ था, लेकिन मार्क इससे बच गए थे और एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके इन मर्डर्स की रिस्पांसिबिलिटी ली। इसके बाद किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर भेजकर मर्डर्स की रिस्पांसिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की और लेटर में ही उसने अपना नाम जोडियक बताया था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लेटर एक झूठ था। इसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ। इसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ जिसे 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर ने अपना चेहरा ढका हुआ था और केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, सेफर्ड मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे सेफर्ड मॉन्यूमेंट कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट में निकोलस पर्सन की पेंटिंग बनाई गई है जिसे अकॉर्डिंग सेफर्ड कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इवन मशहूर फिजिसिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। और से थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें द होली ग्रेल तक ले जा सकता है। 2 सेंचुरीज बीतने के बाद भी इसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना गया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।